We will start with again a reintroduction of bipolar junction transistor. तो हमने लास्ट सेशन में ऑलरेडी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको हम लोग इन शॉर्ट बीजेटी बोलते हैं या फिर ओनली ट्रांजिस्टर, तो वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट. आज हमको फुल फ्लेज इन डिटेल सीखना है व्हाट इज अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. तो हम लोग क्विकली एक रिपीटेशन करेंगे. वेरी क्विकली विल गो थ्रू बेसिक्स ऑफ व्हाट इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. So if you remember PN junction diode में, I will start with comparison of PN junction diode. तो PN junction diode में हमारे पास होता है एक होस्ट मटेरियल सिलिकॉन या जर्मेनियम का. इसके हाफ पार्ट में you insert impurity. On one side you put trivalent, वो बन जाता है P type, and on the other side you put pentavalent, वो बन जाता है N type. तो यहाँ पे जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है, दिस इज द रीजन वेयर P टाइप एंड N टाइप मीट. इसको बोलते हो PN जंक्शन. तो ये है PN जंक्शन. तो PN जंक्शन डायोड में एक ही PN जंक्शन था. यू हैव ओनली वन PN जंक्शन एंड देयर आर टू टर्मिनल्स फॉर कनेक्शन. एक P टाइप से, एक N टाइप से. इसके लिए इसको बोलते हो डायोड. तो दिस इज PN जंक्शन डायोड. अब जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में इन टोटल यू हैव 3 रीजन्स. तो यू हैव इन टोटल 3 रीजन्स. व्हाट वी डू इज, हम इसमें ऐसा करते हैं कि एक रीजन में हम या तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोप करेंगे या फिर ट्राइवेलेंट डोप करेंगे. तो यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आपने पहले रीजन में पेंटावेलेंट डोप किया है तो उसके बाद आप ट्राइवेलेंट डोप करोगे और उसके बाद वापस से पेंटावेलेंट डोप करोगे, या उल्टा भी पॉसिबल है. यू मे डोप ट्राइवेलेंट इन द फर्स्ट रीजन, देन पेंटावेलेंट एंड देन ट्राइवेलेंट. तो 2 टाइप के ट्रांजिस्टर बनते हैं यहाँ पे, एक NPN, एक PNP. तो मोस्टली यूज इज NPN, तो आई विल फोकस ओनली ऑन NPN. तो यहाँ पे हम लोग एक रीजन में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोप करेंगे. और यहाँ जो डोपिंग का परसेंटेज होता है वो सबसे ज्यादा है. तो 3 रीजन बनेंगे, उसमें से सबसे ज्यादा डोपिंग है यहाँ पे. इट इज हेविली डोप्ड. अब ये हेविली डोप क्यों है ये आपको बाद में समझेगा, लेकिन याद रखना एक रीजन इट इज हेविली डोप्ड. अगर यहाँ पे आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोप किया तो ये बन गया N टाइप. तो उसके बाद आप डोपिंग करते हो ट्राइवेलेंट तो वो बन जाता है P टाइप. और यहाँ पे डोपिंग का परसेंटेज बहुत ही कम होता है. तो P टाइप इज लाइटली डोप्ड, एक्सट्रीमली लाइटली डोप्ड, बहुत कम डोपिंग होता है इसमें. और ऑन इंटेंशन वाइज ये जो जहाँ पे हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप किया है, जो P टाइप बन गया, इसका थिकनेस भी हम लोग कम रखते हैं, मतलब इसका एरिया भी कम होता है. उसके बाद एक रीजन है जिसका एरिया सबसे ज्यादा है, थिकनेस सबसे ज्यादा है, वहां पे हम वापस से पेंटावेलेंट डोप कर देंगे तो बन जाएगा N. और यहाँ पे द आइडिया हियर इज, यहाँ पे जो डोपिंग है वो मॉडरेट है. मॉडरेट मतलब इन बिटवीन. अभी जो हमने पहले एक N टाइप बनाया था वहां पे डोपिंग बहुत ज्यादा था, फिर P टाइप में एकदम ही कम था. तो यहाँ पे जो डोपिंग है ये इन बिटवीन है. तो जो पहला रीजन है इसको नाम दे देते हैं, इजी होगा. तो जो पहला रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं इमीटर. तो इमीटर रीजन इज हेविली डोप्ड. उसके बाद आ गया बेस. बेस इज लाइटली डोप्ड. इमीटर इज हेविली डोप्ड, बेस इज लाइटली डोप्ड, एंड इसको बोलते हो कलेक्टर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायोड नहीं है, ये ट्रायोड है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 3 टर्मिनल्स है, 3 रीजन्स है. एक है इमीटर, एक है बेस, एक है कलेक्टर. आप एज यू कैन सी ये NPN टाइप का है, NPN. इफ यू वांट यू कैन आल्सो मेक PNP. सिर्फ इतना है कि 2 N टाइप के बीच में एक P टाइप चाहिए, या 2 P टाइप के बीच में एक N टाइप चाहिए. दैट इज द ओनली थिंग. तो ऐसा हमको डोपिंग करना पड़ता है. either you have one P type in between 2 N type sandwiched, or you have one N type sandwich between 2 P type. एक रीजन है इमीटर, एक है बेस, एक है कलेक्टर. यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? अब लुकिंग एट द डोपिंग एंड द थिकनेस, सबसे ज्यादा डोपिंग हुआ है इमीटर का, क्योंकि नाम में ही है इमीटर. मतलब इमीटर इज द सप्लायर ऑफ चार्जेस. इमीटर को चार्जेस को इमिट करना है, जिसको चार्जेस को इमिट करना है उसके पास होना चाहिए चार्ज. उसके पास चार्ज होना चाहिए, इसके लिए हमने डोपिंग ज्यादा किया है.
सबसे ज्यादा डोपिंग इसका है इमिटर का, उसके बाद किसका है कलेक्टर का, और सबसे कम किसका है बेस का। लेकिन अगर आप एरिया वाइज या थिकनेस वाइज देखने जाओगे तो सबसे ज्यादा थिकनेस है कलेक्टर का, उसके बाद है इमिटर का, और सबसे कम है बेस का। इसका भी एक सिंपल सा रीजन है, द रीजन बीइंग कि ये जो कलेक्टर रीजन है, कलेक्टर को चार्जेस को कलेक्ट करना है, और अगर चार्जेस को कलेक्ट करना है तो वहां पे हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होगा तो डिसिपेशन के लिए, हीट को डिसिपेट होने के लिए थोड़ा ज्यादा एरिया लगता है। तो फॉर दिस रीजन कलेक्टर का सबसे ज्यादा एरिया है, तो वी रिक्वायर स्पेस फॉर डिसिपेशन। अब हम क्या करेंगे, बिफोर वी गो अहेड हम पहले इसका बैंड डायग्राम देख लेंगे। तो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट दैट यू नीड टू नो बैंड डायग्राम, एंड आई विल रिपीट अगेन कि बैंड डायग्राम आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपको ट्रांजिस्टर का वर्किंग अच्छे से समझना है तो आपको बैंड डायग्राम पता होना चाहिए। तो जब हमने डोपिंग नहीं किया था, मतलब हमारे पास सिर्फ एक होस्ट था, प्योर सेमीकंडक्टर था, इंट्रिंसिक था, उस केस में यू हैव कलेक्ट इमिटर का वैलेंस बैंड, यू हैव बेस का वैलेंस बैंड, एंड यू हैव कलेक्टर का वैलेंस बैंड, ऑल एट द सेम लेवल, सेम हाइट। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा ये लेंथ वाइज मैंने इसको अलग रखा है, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सा कलेक्टर का बैंड है, कौन सा इमिटर का है, कौन सा बेस का है, जस्ट प्रोपोर्शनली जितना उसका थिकनेस था उसके हिसाब से रख दिया। देन ये आ गया आपके पास कंडक्शन बैंड, दिस कंडक्शन बैंड ऑफ इमिटर। तो ये इमिटर का कंडक्शन बैंड है। देन you have conduction band of base, more or less good। तो ये आ गया conduction band of base, and finally you have conduction band of collector। तो ये collector का conduction band है। This is what you have। Okay, now let us also talk about Fermi levels and impurity। देखो बात ऐसा है कि ये जो सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया, यू ऑलरेडी नो दिस इज इमिटर, इमिटर इज एन टाइप। तो ये इमिटर है जो एन टाइप है, ये बेस है जो पी टाइप है, ये कलेक्टर है जो वापस से एन टाइप है। और फर्मी लेवल अगर आप बात करोगे तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि एन टाइप का फर्मी लेवल कहाँ होता है, जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड, और पी टाइप का जस्ट अबव वैलेंस बैंड, वापस से जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। दिस इज द सिचुएशन दैट यू हैव जब आपने जस्ट एक बेस मटेरियल बनाया, अब आपने उसमें इम्प्योरिटी डोप कर दिया है, क्योंकि इम्प्योरिटी डोप किया तब जाके एक इमिटर बना, एक बेस बना, एक कलेक्टर बना, और दैट इज व्हाई आई कैन शो फर्मी लेवल्स। तो मैंने फर्मी लेवल बताया, मतलब हमने डोपिंग कर लिया, और डोपिंग किया ही है। तो एज यू नो सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें है, इमिटर में। तो यू हैव एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर इन द कंडक्शन बैंड। देन बेस इज लाइटली डोप्ड, और उसके बाद कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, बट दिस इज मॉडरेट डोपिंग, डोपिंग यहाँ पे मॉडरेट है, राइट। थोड़े से मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कम दिखा रहा हूँ फॉर सम रीजन, आई शो, आई टेल यू व्हाई, वो आएंगे हम उस पे। और क्योंकि हम इसको ट्रांजिस्टर को रूम टेम्परेचर पे ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ पे यू विल हैव सम होल्स आल्सो। आई विल जस्ट शो दिस होल्स विद सम डिफरेंट कलर डॉट। तो सिर्फ ये समझने के लिए कि यहाँ पे माइनॉरिटी होल्स है, होल्स, यहाँ पे मेजोरिटी कौन है, होल्स। लेकिन 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 रिमेंबर, यहाँ पे बेस का डोपिंग बहुत ही कम है, तो एक्सट्रीमली लेस डोपिंग है, इसलिए मैंने होल्स भी यहाँ पे कम दिखाए। और माइनॉरिटी का एक हाथ दो इलेक्ट्रॉन दिखा दो, और वापस से यहाँ पे माइनॉरिटी कौन है, होल्स है, तो आई विल शो सम ऑफ द होल्स ओवर हियर। तो नॉर्मली जब आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोप करते हो तो मेजोरिटी होता है होल्स इन द वैलेंस बैंड, लेकिन क्योंकि यह लाइटली डोप्ड है, और लाइट डोपिंग क्यों है वो आपको आज समझ में आ जाएगा। और ये लाइटली डोप्ड है, इसके लिए मैंने नंबर ऑफ होल्स क्या दिखाए, कम दिखाए। अभी तक हमने बायसिंग नहीं किया, अभी तक कोई सेल कोई बैटरी कुछ कनेक्ट नहीं किया है। तो अब होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, ये आ गया जंक्शन,
यहाँ पे दो जंक्शन बन जाते हैं, एक है बिटवीन इमिटर एंड बेस और एक है बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। बेस कलेक्टर, कलेक्टर बेस एक ही बात है, इसलिए इसको आप बोलते हो बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, क्योंकि बायपोलर मतलब आपके पास दो जंक्शन है यहाँ पे। तो एक जंक्शन है इमिटर बेस में, एक जंक्शन है कलेक्टर बेस में। तो ये एज यू कैन सी यू हैव वन ओवर हियर, ये इमिटर बेस जंक्शन है, इसको बेस इमिटर बोलो, इमिटर बेस बोलो, डजंट मैटर, ईबी जंक्शन बी जंक्शन एक ही बात है। तो कॉल दिस एज बेस इमिटर जंक्शन एंड कॉल दिस एज बेस कलेक्टर जंक्शन, और कलेक्टर बेस जंक्शन बात एक ही है, तो यू कैन कॉल दिस एज कलेक्टर बेस जंक्शन। तो यहाँ पे दो जंक्शन है, दैट इज बाय बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। देन जैसे ही आपने इम्प्यूरिटीज को डोप किया तो क्या होता है, डिफ्यूजन स्टार्ट होता है। एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, पी टाइप में। दोनों में से मतलब इमिटर में से भी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे टू द बेस और कलेक्टर से भी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे टू द बेस। हमने बाइसिंग किया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डिफ्यूजन चल रहा है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन। तो बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन याद रखना कि हमको आगे काम में आएगा। बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इमिटर विल डिफ्यूज इनटू बेस विच इज पी टाइप। तो यहाँ पे एक बन जाएगा आपके पास डिप्लीशन लेयर, तो यू विल हैव अ डिप्लीशन लेयर ओवर हियर, डिप्लीशन रीजन। मतलब बेस इमिटर जंक्शन के पास में एक डिप्लीशन रीजन बन गया। सिमिलरली कलेक्टर बेस जंक्शन के यहाँ पे भी एक बनेगा। तो इट इज, क्योंकि दो जंक्शन है तो दोनों साइड पे एक डिप्लीशन रीजन बनेगा। तो यहाँ पे भी डिफ्यूजन होगा, कहाँ से, कलेक्टर से, कहाँ पे, बेस में। तो यहाँ पे भी यू विल सी वन डिप्लीशन रीजन, तो ये आ गया डिप्लीशन रीजन, राइट। तो क्वेश्चन ये होता है कि कब तक ये डिफ्यूजन चालू रहेगा, जब तक फर्मी लेवल्स का मैचिंग नहीं होता। तो जब तक फर्मी लेवल्स डू नॉट कोइंसाइड, तो जब तक फर्मी लेवल कोइंसाइड नहीं होता, मतलब जब तक फर्मी लेवल कोइंसाइड नहीं होने का मतलब क्या, ये पूरा का पूरा बैंड स्ट्रक्चर नीचे आएगा और डेफिनेटली पी टाइप का ऊपर जाएगा और कलेक्टर का भी नीचे आएगा। तो ये आ गया तीनों का फर्मी लेवल मैच, दिस इज द मैचिंग ऑफ फर्मी लेवल, राइट। तो ओवरलैप हो गए, कोइंसाइड हो गए। जैसे ही ये हुआ डिफ्यूजन हो गया बंद। यहाँ तक क्लियर, इज दिस क्लियर? तो ये सिचुएशन कौन से बायस का है, नो बायस का है। हमने अभी तक कहीं पे भी बैटरी कहीं कनेक्ट किया नहीं है, मैंने तो ये भी नहीं बताया कि टर्मिनल कहाँ कहाँ से निकालोगे। हाँ, तो ये सिचुएशन है अंडर नो बायस, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। तो ओवरऑल इमिटर का कंडक्शन बैंड बेस के कंडक्शन बैंड से नीचे है, कलेक्टर का कंडक्शन बैंड बेस के कंडक्शन बैंड से नीचे, मतलब दोनों एन टाइप का पी टाइप के कंपेरिजन में नीचे है। इन शॉर्ट दिस इज अंडर नो बायस सिचुएशन। देन अब हमको बाइसिंग करना है, लेकिन हमने अभी तक हमने जितने भी डिवाइसेस देखे हैं, आपको याद होना चाहिए इनपुट पे दो टर्मिनल लगते हैं और आउटपुट पे दो टर्मिनल लगते हैं। आप डायोड रेक्टिफायर की बात कर लो, डायोड रेक्टिफायर को हमने दो इनपुट टर्मिनल दिए थे और दो आउटपुट। इसका कैपेसिटर फिल्टर की बात कर लो, दो इनपुट थे दो आउटपुट। वोल्टेज रेगुलेटर दो इनपुट थे दो आउटपुट। तो टोटल आपको चाहिए होते चार टर्मिनल, टू एट द इनपुट एंड टू एट द आउटपुट। हमारे पास टोटल तीन रीजन है, तो व्हाट वी हैव इज थ्री रीजन्स हियर। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है इमिटर जहां से मैं एक कनेक्शन निकाल सकता हूं, हमारे पास है एक कलेक्टर जहां से मैं और एक कनेक्शन निकाल सकता हूं, और हमारे पास है एक बेस जहां से हम एक कनेक्शन निकाल सकते हैं। तो यू हैव अ बेस, मतलब इन टोटल हमको चाहिए थे चार टर्मिनल, हमारे पास है तीन टर्मिनल, बराबर। तो जब हमारे पास ऐसा ऑड नंबर आए तो एक को करना पड़ता है कॉमन। फॉर एग्जांपल मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, आई डोंट रिमेंबर नाउ, बोला था कि नहीं, जब क्रिकेट खेलते हो तो नॉर्मली व्हाट यू एक्सपेक्ट कि दो टीम बननी चाहिए, है ना। तो आपको इवन नंबर ऑफ प्लेयर्स लगेंगे, 22 है तो 11-11, और अगर सपोज आपके 22 प्लेयर्स नहीं है, 21 है, तो 10 ऑन द वन साइड 10 ऑन द अदर साइड एंड वन इज कॉमन। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वही चीज है, चार टर्मिनल चाहिए थे, दो एट द इनपुट टू एट द आउटपुट, हमारे पास है टोटल थ्री टर्मिनल्स। तो एक को कर लेंगे कॉमन। अब एक को कर लेंगे कॉमन बोलना बहुत इजी है, लेकिन तीन रीजन्स है, इमिटर बेस एंड कलेक्टर।
तो कॉमन आप इमिटर को भी कर सकते हो, कॉमन आप बेस को भी कर सकते हो, कॉमन आप कलेक्टर को भी कर सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन तुम किसको कॉमन कर रहे हो तो 3 कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। यू विल हैव 3 कॉन्फ़िगरेशन, उस पर मैं आऊंगा, मैं फिलहाल से यहाँ पे नोट डाउन करके रखता हूँ। तो डिपेंडिंग ऑन आप किसको कॉमन कर रहे हो, तो अगर आप बेस को कॉमन करते हो तो उसको बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सीबी कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इमिटर को कॉमन करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, सीई कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो सीई कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ करंट एम्पलीफिकेशन। ये जो एम्पलीफायर लगा के रखा है मैंने यहाँ पे, जो मेरे साउंड को एम्पलीफाई कर रहा है, तो बेसिकली ये वही है, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर ही है वो। देन यू हैव थर्ड विच इज कॉमन कलेक्टर, सीसी कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर। हम वापस से इस पे आएंगे, इन डिटेल हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल गोइंग बैक टू दिस पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। तो 3 हमारे पास रीजन थे, 3 रीजन में से एक एक टर्मिनल निकाल लिया हमने। टोटल इनपुट पे 2 चाहिए, आउटपुट पे हमको चाहिए 2, टोटल चाहिए 4, हमारे पास है 3, एक को करेंगे कॉमन। तो सिर्फ समझने के हिसाब से फिलहाल टेम्पररीली मैं बेस को कॉमन ले लेता हूँ। तो वी आर इनटू कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं कॉमन लाइन निकाल लूंगा, तो दिस इज अ कॉमन लाइन, क्योंकि हम बेस को कॉमन कर रहे हैं, वी आर मेकिंग बेस कॉमन, तो ये कॉमन लाइन है, कॉमन बेस, कॉमन बेस। तो ये एक मेथड है चीजों को समझने का, चीजों को याद रखने का, एक कॉमन लाइन ड्रॉ कर देना। मैंने जानबूझ के अलग कलर दिया है जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये कॉमन लाइन है। और कॉमन लाइन किसको कनेक्ट किया हुआ है, बेस को। तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया ऐसा, और यहाँ से कनेक्शन लेके आ गए। तो दिस इज व्हाट यू विल हैव, ये इसको टच कर दिया, इसको यहाँ पे टच कर दिया, हो गया। तो बेस बन गया कॉमन बिटवीन इमिटर एंड कलेक्टर। अब इनपुट वोल्टेज, अभी हमारे पास टोटल 2 जंक्शंस थे, एक था बेस इमिटर जंक्शन, एक था कलेक्टर बेस जंक्शन। तो अब इनपुट आप एक से दोगे, आउटपुट आप दूसरे से लोगे। तो कॉमन बेस में इनपुट आप देते हो बेस इमिटर जंक्शन से, मतलब बेस इमिटर से आप देते हो इनपुट, और आउटपुट आप लेते हो कलेक्टर बेस से। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में वापस 3 मोड्स आ जाते हैं। तो पहले तो 3 कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस, कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर, और हर एक कॉन्फ़िगरेशन में 3-3 मोड है। एक्चुअली 4-4 है, लेकिन चौथा कुछ काम का होता नहीं है हमारा, तो हम बात ही नहीं करते उसकी। देखो मोड्स कहाँ से आ गए, अब मोड्स कहाँ से आते हैं वो समझ लो। तो आइडिया यार इज, हमको पता है अगर हमने एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया तो वो बनता है फॉरवर्ड बायस। अगर हमने एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और पी टाइप को नेगेटिव से कर दिया तो वो बन जाता है रिवर्स बायस। मेरे पास अब यहाँ पे 2 जंक्शन है, एक बेस इमिटर, एक कलेक्टर बेस। तो मैं बेस इमिटर पे इनपुट दे रहा हूँ और कलेक्टर बेस से मैं आउटपुट ले रहा हूँ। तो मैं बेस इमिटर को फॉरवर्ड कर सकता हूँ, मैं कलेक्टर बेस को भी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। उसको बोलते हैं एफएफ मोड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड मोड, राइट। तो मैं लिख ही देता हूँ बेटर, दैट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर। हम डिटेल पे आएंगे, वापस से इसके डिटेल पे आएंगे बाद में। तो इनपुट और आउटपुट, अगर आपने इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड किया है, आपने आउटपुट जंक्शन को भी फॉरवर्ड किया है, तो इस मोड को बोलते हैं एफ एफ मोड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड मोड, राइट। सिर्फ कनेक्शंस डालते वक्त बी केयरफुल, तुम कर क्या रहे हो, तुम बोल रहे हो फॉरवर्ड फॉरवर्ड, तो एन टाइप शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड दिस शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव, बराबर। सिमिलरली यहाँ पे भी एन टाइप शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड पी टाइप शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव। ऐसा आपको प्रॉपर दिखाना पड़ेगा, मैं बाद में दिखाऊंगा वो। दूसरा मोड है रिवर्स रिवर्स मोड। दूसरा कौन सा मोड है, रिवर्स रिवर्स मोड। तो ऐसा कर देता हूँ मैं, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और इधर मोड है। इनपुट इज फॉरवर्ड, रिवर्स इज फॉरवर्ड, तो मोड कौन सा हो गया, एफ एफ मोड। देन इनपुट इज रिवर्स,
आउटपुट इज ऑल्सो रिवर्स, तो रिवर्स रिवर्स मोड, इनपुट इज फॉरवर्ड, आउटपुट इज रिवर्स, तो फॉरवर्ड रिवर्स मोड, FR मोड, राइट। चौथा भी तुम कर सकते थे, रिवर्स फॉरवर्ड मोड, वो कभी करते नहीं है, कुछ काम का ही नहीं रहेगा, हमारे लिए ट्रांजिस्टर कुछ काम ही नहीं करेगा उधर, वो यूजलेस डिवाइस हो जाएगा, तो हम वो उसकी बात ही नहीं करेंगे। नॉर्मली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है फॉरवर्ड रिवर्स मोड। आप समझोगे कि क्यों, वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि जो हमको क्या चाहिए होता है, हमको करंट एम्पलीफिकेशन चाहिए होता है। थिंग इज कि बहुत जगह पे ऐसा होता है कि करंट की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो अब करंट की वैल्यू बढ़ानी है। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एनी सिग्नल इज कॉल्ड एज एम्पलीफिकेशन। हमको करंट का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो हमको उसको एम्पलीफाई करना है, मतलब करंट की वैल्यू को छोटे से बड़ा करना है। तो अगर आपको करंट को एम्पलीफाई करना है तो आपको फॉरवर्ड रिवर्स मोड में ऑपरेट करना पड़ता है। वो क्यों, तो आगे समझ में आ जाएगा, मोस्टली आज ही हो जाएगा हमारा। तो नॉर्मली वी विल ऑपरेट अंडर विच मोड, फॉरवर्ड रिवर्स मोड। तो फॉरवर्ड रिवर्स मोड, फॉरवर्ड इनपुट है और रिवर्स आउटपुट है। तो फॉरवर्ड मतलब एन टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव। और यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं एक बैटरी, तो दैट इज व्हाई आई विल शो अ बैटरी ओवर हियर। तो ये बैटरी है, एंड यू शुड नो बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो ये आ गया नेगेटिव टर्मिनल, ये आ गया पॉजिटिव टर्मिनल, एंड एज यू कैन सी ये नेगेटिव इज कनेक्टेड टू एन टाइप एंड पॉजिटिव कनेक्टेड टू पी टाइप, तो ये आ गया फॉरवर्ड। और इसको आप करते हो रिवर्स, रिवर्स में एन टाइप शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड पी टाइप शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव। जस्ट अ मिनट, ये आ गया ऐसा। तो देखो एन टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, पी टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो ये आ गया फॉरवर्ड रिवर्स मोड। वेल बाय द वे, अब ऐसा है, व्हाट यू ऑलरेडी नो इज, देखो इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, तो ध्यान देना उस पर। बात ऐसी है कि अब डिपेंड करता है कि तुम कॉमन बेस मोड में ऑपरेट कर रहे हो, कि तुम कॉमन इमीटर मोड में ऑपरेट कर रहे हो, कि तुम कॉमन कलेक्टर मोड में ऑपरेट कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन मोड मतलब कॉन्फ़िगरेशन। इफ यू आर ऑपरेटिंग इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इफ यू आर ऑपरेटिंग इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इफ यू आर ऑपरेटिंग इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, उस पर डिपेंड करेगा कि इनपुट कौन से जंक्शन पे है और आउटपुट कौन से जंक्शन से ले रहे हो। ये कौन सा मोड है और कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस, और कौन सा मोड है, फॉरवर्ड रिवर्स मोड है। तो इनपुट आपने कहां से दिया, बेस इमीटर से, आउटपुट कहां से लिया, कलेक्टर बेस से। तो जो वोल्टेज हमने सप्लाई किया है ये बेस इमीटर से है, इसको बोलते हैं VBE, इनपुट वोल्टेज इज VBE, बेस इमीटर, एंड दिस इज VCB, ये आउटपुट है, वोल्टेज एट कलेक्टर बेस। मैं अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता हूँ, सपोज मैं कॉमन इमीटर में जाता हूँ, तो तब हम लोग ऐसा ही लिख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि तब डिपेंड करेगा तुम कहाँ से इनपुट ले रहे हो, कहाँ से आउटपुट ले रहे हो ना। अगर मैं कॉमन कलेक्टर मोड में जाता हूँ तो वापस चेंज होगा, इट विल डिपेंड कि तुम इनपुट कहाँ से ले रहे हो, आउटपुट कहाँ से ले रहे हो। तो हर एक कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट जंक्शन और आउटपुट जंक्शन अलग अलग है। यहाँ पे कौन सा इनपुट पे BE है, आउटपुट पे CB है। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में अलग होगा, कॉमन कलेक्टर में अलग होगा, तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है हमेशा, इनपुट आउटपुट, दिमाग खराब हो जाएगा आपका समझ समझ के। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कॉमन नोटेशन दे देते हैं, VBB। तो VBB लिखा मतलब दैट इज इनपुट, तो इनपुट वोल्टेज इन जनरल इज डिनोटेड बाय VBB, और इसको बोलते हैं VCC। ये जस्ट नोटेशन का पार्ट है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ नोटेशन। तो VBB जहां भी देखोगे दैट इज इनपुट वोल्टेज, VCC दैट इज आउटपुट वोल्टेज। फिर ये VBB और VCC चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन था, तो VBB इज VBE और VCC इज VCB। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग आएगा, हम देखेंगे आगे जाके, फिलहाल इसको मैंने जनरलाइज कर दिया। तो यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर। अब आ जाते हैं बैंड डायग्राम पे। कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है, बेस इमीटर, कौन सा रिवर्स बायस है, कलेक्टर बेस।
फॉरवर्ड बायस में एन टाइप का कंडक्शन बैंड पी टाइप से ऊपर चला जाता है, सही है, और रिवर्स बायस में उल्टा होता है, एन टाइप का कंडक्शन बैंड पी टाइप के कंडक्शन बैंड से नीचे आ जाता है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, क्योंकि तुमको ये समझ में आएगा तो ही ट्रांजिस्टर समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इवन दो बैंड डायग्राम्स आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन बैंड डायग्राम के बिना समझ में भी नहीं आएगा वर्किंग, राइट। तो कौन सा जंक्शन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कौन सा जंक्शन था, कौन सा जंक्शन है ये, बेस इमीटर। ये कौन सा जंक्शन है, कलेक्टर बेस। कौन सा फॉरवर्ड बायस किया, बेस इमीटर। कौन सा रिवर्स बायस किया, तो फॉरवर्ड बायस में एन टाइप का कंडक्शन बैंड पी टाइप से ऊपर होता है, ऊपर होता है। तो बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, ये ऊपर जाएगा, यहां तक तो बैरियर पोटेंशियल ओवरकम होगा। याद है ना, जब कंडक्शन बैंड दोनों के सेम लेवल पे जाते हैं तो बैरियर पोटेंशियल ओवरकम होता है। इसके बाद ये आ गया और भी ज्यादा हाइट पे, बराबर, राइट, और ये आ जाता है नीचे, दिस विल कम डाउन। और कलेक्टर बेस क्या है, रिवर्स बायस में एन टाइप का बैंड स्ट्रक्चर कंडक्शन बैंड पी टाइप से नीचे रहता है, तो ये आ गया नीचे, राइट, करेक्ट। तो डू यू सी इट इज स्टेप लाइक थिंग, तो ये स्टेप जैसा है, बराबर। तो चार्जेस कहां से कहां जाएंगे, कंडक्शन बैंड ऑफ इमीटर, वेरी गुड, टू द कंडक्शन बैंड ऑफ बेस, सही है, बराबर। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों बेस वॉज लाइटली डोप्ड, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आए, नीचे कौन है, होल्स है, तो क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेशन होगा। तो रिकॉम्बिनेशन कम होना चाहिए। अगर मैंने बेस को हेवीली डोप कर दिया होता तो मैक्सिमम चार्जेस कौन रख लेता, बेस, और आगे फॉरवर्ड कम करता, फॉरवर्ड किसको करेगा, कलेक्टर को, क्योंकि ये स्टेप जैसा है ना, ये सीढ़ी जैसा है, यहां से आएगा यहां जाएगा। अगर मैंने बेस को ही हेवीली डोप कर दिया होता तो क्या होता, रिकॉम्बिनेशन होता, मतलब बेस खुद ही इलेक्ट्रॉन रख लेता, तो कलेक्टर के पास पास करता, क्या नहीं करता, तो फिर करंट एम्पलीफिकेशन कैसे मिलेगा। तो यू आर ट्राइंग टू एम्पलीफाई करंट एट द आउटपुट, ये भूलो मत, यू आर ट्राइंग टू एम्पलीफाई करंट एट द आउटपुट। जब तक मैंने इसको फॉरवर्ड बायस किया नहीं था तब तक बेस में इलेक्ट्रॉन्स आए नहीं थे, बेस में आए नहीं थे, तो बेस से कलेक्टर में जाने वाले सिर्फ माइनॉरिटी थे, मतलब स्मॉल करंट था। जैसे मैंने इसको फॉरवर्ड बायस किया, इसको रिवर्स बायस किया, तो ये स्टेप जैसा हो गया, सीढ़ी जैसा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इमीटर विल गो टू बेस, only 5% will recombine and the remaining will be, they will go to collector। तो ये याद रखना। तो यहाँ पे आने के बाद सिर्फ 5%, only 5% of the electrons they recombine with the holes in the valence band of base region। तो ये 5% है, और ये जो 5% है ये बन जाता है बेस करंट, और बाकी जाते हैं आगे, बाकी जाते हैं आगे, तो बाकी आ गए यहाँ पे, याद रखो। ये क्लियर हो गया आप, गुड। अब इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको करंट के डायरेक्शन समझने हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट के डायरेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। सप्लायर है इमीटर, तो टोटल करंट इज प्रोवाइडेड बाय इमीटर। तो अभी पहले बात तो तुमको ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोजिट डायरेक्शन होता है करंट का डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है तो पहले वही समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, इमीटर टू बेस, और फिर यहां से यहां, बराबर। इसको उल्टा डायरेक्शन होता है करंट का। इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फ्रॉम इमीटर टू बेस, वेरी गुड, इमीटर टू बेस, इमीटर टू बेस। और अगर वो भी कंफ्यूजन हो तो आपको पता है, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप बैटरी दिखा रहे हो तो करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये आ गया आपके पास इमीटर करंट, गुड। थोड़ा लॉजिकली सोचो, दोनों तरीके हैं समझने के। इलेक्ट्रॉन्स दे आर गोइंग
टुवर्ड्स बेस, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव हो रहा है, कैसा, क्लॉकवाइज, कैसा, क्लॉकवाइज, यहाँ पे दिख रहा है क्लॉकवाइज, यस, तो करंट क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल। सिमिलरली अगर आप कलेक्टर तरफ देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ऐसे, तो करंट जाएगा उल्टा, करंट जाएगा ऐसा, तो यू विल हैव दिस एज कलेक्टर करंट आईसी। यहाँ तक क्लियर? अब जाया जाता है सिर्फ बेस की बात, सिर्फ बेस ही रह गया, तो बेस करंट आएगा ऊपर की तरफ, ऐसा ऊपर की तरफ क्यों? लुक एट द बैंड डायग्राम, इलेक्ट्रॉन्स आर मेकिंग ट्रांजिशन फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू, तो एरो मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, नीचे, तो करंट क्या आएगा ऊपर, तो करंट क्या आ गया ऊपर की तरफ आ गया, तो ये आ गया एरो हेड्स, तो इमिटर करंट, बेस करंट, कलेक्टर करंट। अब ओवरऑल हु इज रनिंग द करंट, इमिटर, करंट बेस को और कलेक्टर को किसने प्रोवाइड किया, इमिटर ने प्रोवाइड किया। ये याद रखने वाली चीज है, इसको तुम भूलना नहीं। अब तो मैं एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर में आ जाऊंगा, बाद में समझाता हूँ मैं आपको, एक्शन समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, यहाँ तक क्लियर? इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब वापस आएंगे इस इक्वेशन पे, लेकिन अब तक हमने सर्किट सिंबल देखा नहीं, हमने पीएन जंक्शन डायोड का सर्किट सिंबल देखा है, हमने चारों स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड का सर्किट सिंबल देखा है, फोटो डायोड का, सोलर सेल का, एलईडी का, जेनर डायोड का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन ट्रांजिस्टर का देखा नहीं। अब ट्रांजिस्टर में 3 रीजन है, एक इमिटर है, एक बेस है, एक कलेक्टर है। बेस, मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक देता हूँ याद रखने का, तो वो ट्रिक समझ में आ गया तो आपको ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल भी समझ में आ जाएगा, ट्रांजिस्टर का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल भी समझ में आ जाएगा। ट्रांजिस्टर एक्शन बोलते हो जिसको। बेस, डीसी में एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, दिख रहा है, एक प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं खड़ा हूँ, उसको मैं बेस बोल सकता हूँ क्या? यस। तो इन शॉर्ट आई एम स्टैंडिंग माई सेल्फ, आई एम स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, तो मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना दूंगा, इसको एक नीचे सपोर्ट दे दूंगा। एक्चुअली मेरे केस में 4 सपोर्ट्स है, लेकिन यहाँ पे मैं एक ही सपोर्ट दे रहा हूँ, बराबर, गुड, इसको बेस बोल दो, खत्म। टोटल 3 लाइंस यूज करते हैं हम लोग, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो बेस, नाम में बेस है तो इसको बेस बोल दो, फिर बेस कौन है, फिर नीचे का लाइन, टोटल 3 लाइन है ना, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा बेस को, एक करेगा कलेक्टर को, एक करेगा इमिटर को। तो ये आ गया आपके पास बेस, और इनमें से एक एक कलेक्टर, एक एक इमिटर। सिर्फ मैं दिखाते वक्त इसको रोटेट करके दिखाऊंगा, डन। सिर्फ वो समझने के लिए मैंने पहले उसको हॉरिजॉन्टल रखा था, अब इसको वर्टिकल कर लिया। इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा ध्यान दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और हमारे पास क्योंकि 2 टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, पीएनपीएन, एनपीएन, तो दोनों का नोटेशन में थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। पहले बात तो इसको बना लेंगे बेस, ये हो जाएगा इमिटर, ये हो जाएगा कलेक्टर, बेस, कलेक्टर एंड इमिटर। अब कौन सा एनपीएन और कौन सा पीएनपी, कंफ्यूजन हो सकता है ना, हमको सिर्फ सर्किट सिंबल देख के समझ में आ जाना चाहिए कि एनपीएन है कि पीएनपी है। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, इमिटर टू बेस, इमिटर टू बेस, इमिटर से बेस इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बराबर। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, अपोजिट होता है, तो बेस टू इमिटर। ये हो गया एन पी एन का सर्किट सिंबल, क्लियर। और उसका उल्टा ये आ गया पी एन पी। तो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर्स। क्योंकि हम यहाँ पे कंप्लीटली फोकस कर रहे हैं एनपीएन पे, तो हम लोग ये सर्किट सिंबल हमारे लिए यूज करने वाले हैं, अभी आगे जाके आएगा। और हाँ, तो ये हमारे इंटरेस्ट के लिए ये है, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस वन, क्योंकि वी विल बी यूजिंग दिस वन।
ओके, यहाँ तक क्लियर? तो एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर मैंने बोलते बोलते आपको बता ही दिया, ये जो मैंने सब बता रहा था ये एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर ही था। तो इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इन फॉरवर्ड रिवर्स मोड, input junction, that is base emitter junction, is forward biased. Output junction, that is collector base junction, is reverse biased. In this case, electrons from emitter, they diffuse, matlab they basically go into base. 5% of the electrons, they recombine with the holes in the base, and the remaining 95% they diffuse, they cross collector base junction and go into collector, right? ये उसका वर्किंग है, खत्म, और कुछ है नहीं, दैट्स इट, दैट इज व्हाट यू हैव। ओके, डन, हो गया। सिर्फ इसमें तुम कुछ एक्स्ट्रा अगर तुमको बताना है तो अभी आ जाओगे यहाँ पे करंट रेशियोज पे। तो सबसे पहले करंट रेशियो से पहले तो इमिटर करंट इज इनपुट करंट एंड कलेक्टर करंट इज आउटपुट करंट। तो इनपुट करंट कौन है? इमिटर। आउटपुट करंट कौन है? कलेक्टर। तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, मैं टेबल ही बना के देने वाला हूँ आपको, लेकिन फिलहाल आपको यह याद रखना है, इनपुट करंट इज इमिटर एंड आउटपुट करंट इज कलेक्टर। तो IE इक्वल टू IB प्लस IC। अब ये करंट रेशियोज मैंने टाइटल दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट रेशियोज? गोइंग बैक टू थर्मोडायनामिक्स, अगर आपको याद होगा कि थर्मोडायनामिक्स में हमने इंजन सीखा है, हीट इंजन। हीट इंजन का काम क्या था? टू कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क इनटू मैं उल्टा बोल रहा हूँ जानबूझ के, टू चेक हीट इनटू वर्क, तो टू कन्वर्ट हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। तो कौन सा इंजन कितने हीट को कितने वर्क में कन्वर्ट करता है, मतलब व्हाट इज द आउटपुट अपॉन इनपुट रेशियो? याद होगा, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, इसको आप क्या बोलते हो? एफिशिएंसी, बराबर। कितने हीट इनपुट के लिए कितना वर्क आउटपुट मिला आपको, उसका जो रेशियो होता है वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, इसको आप बोलते हो एफिशिएंसी। ये पैरामीटर हम डिफाइन ही इसके लिए करते हैं सो एज टू कंपेयर टू इंजिन्स। मेरे पास अगर दो हीट इंजन है, उनको कंपेयर करना है, हमको पता होना चाहिए कौन सा इंजन ज्यादा एफिशिएंट है कंपेयर टू द अदर वन। मतलब दो में से कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है, कौन ज्यादा आपको मैकेनिकल वर्क एज आउटपुट दे रहा है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ हीट। अगर मान लो मेरे पास दो इंजन है, एक का एफिशिएंसी 0.9 है और एक का 0.7 है, तो विच इज मोर एफिशिएंट, विच इज गिविंग यू मोर वर्क आउटपुट? 0.9। तो वहां पे जैसे आप कंपेयर करते थे दो इंजन को पे, तो पैरामीटर कॉल्ड एज एफिशिएंसी, यहाँ भी एग्जैक्टली सेम ही काम करते हो। दो ट्रांजिस्टर को कंपेयर करते हो, यहाँ पे भी आप कंपेरिजन करते हो विद सम पैरामीटर विच इज लाइक एफिशिएंसी, नॉट एफिशिएंसी बट लाइक एफिशिएंसी, उसको आप बोलते हो करंट रेशियो। तो यहाँ पे क्योंकि वहां पे भी देखो रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी था, है ना, एनर्जी अपॉन एनर्जी था ना, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, वर्क एनर्जी, हीट इज एनर्जी। तो वो जो पैरामीटर था वो डायमेंशन लेस था। तो यहाँ पे भी वही करते हो, यहाँ पे दो रेशियो डिफाइन करते हो, एक को बोलते हो अल्फा डीसी, एक को बोलते हो बीटा डीसी। तो वन इज कॉल्ड एज अल्फा डीसी, वन इज कॉल्ड एज बीटा डीसी। फिर मैं नोटेशन चेक कर लेता हूँ आपके बुक में, यस करेक्ट है, अल्फा डीसी बीटा डीसी ही नोटेशन है आपके टेक्स्ट बुक में। तो वन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, आउटपुट अपॉन इनपुट, आ गया वही फॉर्म, आउटपुट अपॉन इनपुट। और ऐसे केसेस में इनको बोलते हो करंट गेन। हाउ मच इज द गेन इन करंट? तुम गेन की तो मैंने क्या बोला, क्यों यूज करोगे? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर मतलब आपको करंट को एम्पलीफाई करना है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट, इसको एफिशिएंसी की जगह पे क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं यहाँ पे। इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर्स आउटपुट अपॉन इनपुट दे आर नोन एज गेन। अगर आप करंट आउटपुट अपॉन करंट इनपुट देख रहे हो तो करंट गेन, वोल्टेज आउटपुट अपॉन वोल्टेज इनपुट देख रहे हो तो वोल्टेज गेन। सिमिलरली आप एक बीटा डीसी भी डिफाइन करते हो, विच इज कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट। अब बोलोगे बेस करंट क्यों लिया रेशियो में? देखो ऐसी बात है, कलेक्टर के पास करंट कहाँ से आ रहा है? बेस से। बेस के पास कहाँ से आ रहा है? एमिटर। तो तुम चेक क्या कर रहे हो? जब तुम IC अपॉन IE लिख रहे हो ना, तो आप ये चेक कर रहे हो कि एमिटर ने जितना करंट सप्लाई किया था उसमें से कितना कलेक्टर के पास गया। और जब IC अपॉन IB लिखते हो तो भी वही कर रहे हो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू दैट ऑफ
बेस करंट। तो ये कंपैरिजन के लिए होता है, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन। तो अल्फा डीसी क्या है, IC बाय आई, बीटा डीसी क्या है, IC बाय IB, IC बाय IE, IC बाय IB, IC बाय IE, IC बाय IB, अल्फा डीसी बीटा डीसी, अल्फा डीसी बीटा डीसी, याद रख लो आप। क्योंकि तुमको अगर कॉमन बेस ही नहीं समझ में आया तो आगे आने वाले टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट जाने वाले हैं। तो बी फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि तुमको, मैं इसलिए स्लो जा रहा हूँ सो दैट यू गेट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कॉमन बेस में क्या हो रहा है। हम एक्चुअली यूज करने वाले कॉमन इमीटर, उस पर तो अभी आए नहीं, हम लोग आएंगे। अब ये जो मेरे पास इक्वेशन है, मेरे पास जो इक्वेशन है, मैं काम करता हूँ इनको IC से डिवाइड कर लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 को मैं डिवाइड करता हूँ IC से, तो डिवाइडिंग equation 1 by IC, therefore you will get IE upon IC equal to IB upon IC plus 1, क्योंकि IC upon IC is 1। अल्फा डीसी क्या था, IC अपॉन IE, हमारे पास क्या है IE अपॉन IC, मतलब ये क्या है 1 अपॉन अल्फा डीसी है, ये क्या है 1 अपॉन बीटा डीसी है प्लस 1। आपको अल्फा डीसी और बीटा डीसी का रिलेशन बनाना है। अल्फा डीसी इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ बीटा डीसी, बीटा डीसी इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ अल्फा डीसी। तो एक काम करो, 1 अपॉन अल्फा डीसी इक्वल टू 1 प्लस बीटा डीसी अपॉन बीटा डीसी। हमको अल्फा डीसी चाहिए था, ये 1 अपॉन है, तो क्या करोगे रेसिप्रोकल लोगे। तो अल्फा डीसी क्या आ गया, अल्फा डीसी आ गया बीटा डीसी अपॉन 1 प्लस बीटा डीसी। ये आपको मिल गया रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, स्टेट बोर्ड में आते हैं, सीईटी में आते हैं, जेई में आते हैं, नीट में आते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हो इस चैप्टर में फॉर्मूलाज बहुत कम है, प्योरली थ्योरी है सब जगह पे। अब बीटा डीसी इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ अल्फा डीसी करना है, तो सिंपल है, स्टार्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन, सिर्फ 1 को इधर शिफ्ट कर दो, तो यू विल हैव 1 अपॉन अल्फा डीसी माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन बीटा डीसी। तो 1 माइनस अल्फा डीसी अपॉन अल्फा डीसी इक्वल टू 1 अपॉन बीटा डीसी, 1 अपॉन बीटा डीसी। ओके, देन रेसिप्रोकल ले लो, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से बीटा डीसी इक्वल टू अल्फा डीसी अपॉन 1 माइनस अल्फा डीसी। और ये फॉर्मूलास को अभी याद रख लेना, क्योंकि बीटा डीसी और अल्फा डीसी के वैल्यूज क्या क्या आ सकते हैं वो आपको यहाँ से एक आइडिया मिलेगा। मैं एक आइडिया तो अभी दे ही देता हूँ आपको। इक्वेशन नंबर 4, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो तो नंबर 1 से कम होता है, तो अल्फा डीसी इज लेस देन 1, बराबर। तो 0 से 0.99 तक आ सकता है वो। लुक, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, गुड, ग्रेटर देन 1, ये 500 से 900 के रेंज में होता है नॉर्मली। इट इज रफली बिटवीन 900 500 to 900, इन सम केसेस इट मे गो फ्रॉम 100 to 1000 आल्सो। एक डमी वैल्यू लेके देख लो ना, अल्फा डीसी 1 से कम है, अभी आपने बोला 1 से कम है, टेल मी एनी वैल्यू व्हिच इज लेस देन 1। 0.75, ठीक है 0.75, तो अगर 0.75 हुआ तो 1 माइनस 0.75, तो 0.75 अपॉन 0.25, वन जाए तो ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन 1 है, बट यू विल सी आगे जाके आप देखोगे, यू विल फाइंड दिस वैल्यू टू बी बिटवीन 500 एंड 900। यहाँ तक क्लियर। अब बिफोर वी गो अहेड, हमको अभी ये जो 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन है, एज आई टोल्ड यू, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और आगे देखोगे भी आप, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का एक सर्किट डायग्राम है, हम उस पर आएंगे। तो पहले हम तीनों ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इन तीनों को हमने एक सर्किट में रिप्रेजेंट कैसे करना, पहले तो वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अब यहाँ तो मैंने एक फुल फ्लेज डायग्राम ड्रॉ किया है, हमको दिख रहा है बेस कॉमन है, लेकिन अब मुझे सर्किट सिंबल्स का यूज करना है।
क्योंकि जब आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो फिर आप पूरा तो ये दिखाने नहीं वाले हो ना, व्हाट यू विल शो इज सर्किट सिंबल। तो ये जो 3 मोड्स है, इसको हम अगर किसी भी सर्किट में यूज करते हैं तो हाउ टू शो दिस विद द हेल्प ऑफ सर्किट सिंबल, दैट इज व्हाट वी विल सी नाउ। और एक्सट्रीमली सिंपल है, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, उतना आप ध्यान रखना। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड एक वन कॉमन चीज है इनमें, एक सब में एक टर्मिनल तो क्या है, कॉमन है। कॉमन बेस में बेस कॉमन है, कॉमन इमीटर में इमीटर कॉमन है, और कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर कॉमन है। तो व्हाट यू शुड डू इज, सबसे पहले एक कॉमन लाइन ड्रॉ कर दो। ये आ गया कॉमन लाइन, ये भी आ गया आपके पास कॉमन लाइन, एंड दिस इज कॉमन लाइन अगेन। फिर आपको याद होना चाहिए, सर्किट सिंबल, और हम कौन सा यूज करने वाले हैं, एनपीएन। व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज एनपीएन। मैंने अभी भी बताया आपको, 3 लाइन यूज करते हो तो यू यूज 3 लाइन्स, ऐसे 3 लाइन आप यूज करते हो। इसमें से ये होता है बेस, ये होता है इमीटर, और ये होता है कलेक्टर। मैं फिलहाल लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा था। और यहाँ पे एरोड होता है आउटवर्ड्स। गुड। जब हमने कॉमन बेस किया, तो कॉमन बेस है तो कॉमन लाइन किसको कनेक्ट होना चाहिए, बेस को। किसको होना चाहिए, ये हो गया बेस, कॉमन बेस। यहाँ तक क्लियर। एक छोटी सी गलती मैंने इसलिए बोला ना, मैं वो इमीटर कौन कलेक्टर कौन वो बाद में बताऊंगा, इसलिए मैं इस एरो हेड को बाद में ही रखूंगा। तो ये आ गया आपके पास बेस कॉमन, ये है इमीटर, ये है कलेक्टर, क्योंकि इनपुट इधर है आउटपुट उधर है, बराबर। तो एरो हेड मुझे यहां देना पड़ेगा। देन यहां से हमने टर्मिनल्स निकाल लिए, यहां से भी हमने टर्मिनल्स निकाल लिए। ओके फाइन। तो अब वी विल गिव इनपुट हियर, ये इनपुट वोल्टेज के लिए, ये आउटपुट वोल्टेज के लिए। यहाँ पे इनपुट कहाँ से दे रहे हो, बेस इमीटर, और आउटपुट कहाँ से दे रहे हो, हाँ कलेक्टर बेस। इनपुट करंट कौन है, करंट जो कभी भी जो कॉमन होता है ना, कौन कॉमन है, बेस, वो कभी इनपुट करंट आउटपुट करंट नहीं होता है। तो कॉमन को छोड़ दो, कॉमन छोड़ दो तो 2 बचे, इमीटर एंड कलेक्टर। तो इनपुट करंट इमीटर, आउटपुट करंट कलेक्टर। ये छोटे छोटे ट्रिक्स है इसको याद रखने के लिए। ट्रांजिस्टर समझते समझते ना, इलेक्ट्रॉनिक्स जिनका है उनका उनका भी दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता। यू हैव टू मेक योर ट्रिक्स। थोड़ा सा तुम चीजों को एनालाइज करोगे। जब मैं यहाँ बोल रहा था इनपुट इमीटर करंट है, आउटपुट कलेक्टर करंट है, कॉमन बेस था, तो जो कॉमन है वो आता नहीं है उसके अंदर। अब जब आप कॉमन इमीटर कर रहे हो, जब आप इमीटर को कॉमन कर रहे हो, तो ये क्या है, ये है बेस रीजन, ये है इमीटर रीजन, ये है कलेक्टर रीजन। जब आपको कॉमन करना है इमीटर, तो कॉमन लाइन को कौन कनेक्ट होगा, इमीटर। तो कॉमन लाइन को तुम कनेक्ट कर दो इमीटर। सही है, सिंपल, पक्का पक्का। ओके। और यहां से आ जाएगा आउटपुट, और यहाँ पे आ जाएगा इनपुट। तो अब इनपुट कहां से दोगे और आउटपुट कहां से लोगे, बेस इमीटर इनपुट रहेगा, वेरी गुड, एंड कलेक्टर इमीटर बीसीई आउटपुट पे होगा, वेरी गुड। इनपुट करंट कौन है, बेस करंट, आउटपुट कौन है, कलेक्टर करंट, वेरी गुड। इसका टेबल बनाएंगे हम लोग, क्योंकि आगे हमको लगने वाला है ये सब। आ जाओ अभी आखिरी पे, कॉमन कलेक्टर। अगर कलेक्टर तुमको कॉमन करना है तो इस केस में इमीटर को ऊपर दिखाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं कॉमन लाइन किसको कनेक्ट करने वाला हूँ, कलेक्टर को। सही है, तो कलेक्टर इज कनेक्टेड टू कॉमन लाइन।
यहाँ से आउटपुट आएगा और यहाँ पे इनपुट आएगा, बराबर। तो मुझे ये बताओ इनपुट वोल्टेज क्या है और आउटपुट वोल्टेज क्या है। बेस कलेक्टर इनपुट है, कलेक्टर बेस वीसीबी लिखते हैं इसको नॉर्मली, ये इनपुट है और वीसीई ये आउटपुट है। इनपुट करंट कौन है, बेस करंट, आउटपुट कौन है, इमीटर करंट। तो रिमेंबर दिस नाउ, एक टेबल ही बना लेंगे हम लोग, टेबल बना लेंगे, बहुत काम का है हमारे। तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। इनपुट वोल्टेज क्या है, इनपुट करंट क्या है, आउटपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट करंट क्या है। टोटल 5 कॉलम लगेंगे आपको, तो यू विल नीड 5 कॉलम्स टू डू दिस। ओके, एंड रिमेंबर, जिनको ये समझ में आ गया उनको अगला सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि ये अगला जो टॉपिक है इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस थिंग दैट यू नो which is input voltage, which is output voltage, which is input current, which is output current। तो कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद इनपुट वोल्टेज, उसके बाद इनपुट करंट, और फिर आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। हाँ, मोर और लेस ठीक है, दिस इज व्हाट यू शुड हैव। देन एज आई टोल्ड यू, टोटल कितने कॉन्फ़िगरेशन थे, 3। ओके, 1, 2 and lastly 3। फाइन, तो छोटा सा टेबल बन जाएगा। लेट अस पुट हियर कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट वोल्टेज देख लेते हैं। इनपुट करंट, तो इनपुट करंट। आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। पहला कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बेस सीबी, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। गुड। बेस कॉमन में वोल्टेज इनपुट का बीई बेस इमीटर से दिया है, देख लो बेस इमीटर से है, आउटपुट कहां से, कलेक्टर बेस से है, तो ये वीबीई है, ये वीसीबी है, राइट। इनपुट करंट कौन है, इमीटर करंट है, आउटपुट कौन है, कलेक्टर है। देन कॉमन इमीटर में वीबीई इज इनपुट एंड वीसीई इज आउटपुट। इफ यू नोटिस, जब बेस कॉमन था तो वोल्टेजेस में इनपुट और आउटपुट में बेस दिखेगा, यहाँ भी बेस है, यहाँ पे भी बेस है। जब इमीटर कॉमन है, इमीटर दोनों में आएगा। इनपुट करंट है बेस करंट और आउटपुट करंट है कलेक्टर करंट, बराबर। सिमिलरली सीसी में वीसीबी इनपुट है और वीसीई आउटपुट है, वीसीई आउटपुट है। इनपुट करंट बेस करंट है, आउटपुट करंट इमीटर करंट है। क्लियर? तो ये आपको पता होना ही चाहिए, यू डू नॉट हैव एनी एक्सेप्शन, ये तुमको पता होना ही चाहिए बाय डिफॉल्ट, राइट। तो अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि हमको इस पे ही फोकस करना है, सिर्फ हमारा फोकस प्राइमरीली इस चीज पे है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, दैट टू इन फॉरवर्ड रिवर्स मोड। तो कमिंग टू द पॉइंट, एज आई टोल्ड यू, हमारा इंटरेस्ट है इन विच कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो वी विल स्टडी इन डिटेल कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड एज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होता है। हाँ, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं आपको सिर्फ आज सर्किट डायग्राम समझा देता हूँ, कल ये हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। परसों तक लॉजिक गेट्स खत्म करके चैप्टर का क्लोजर हो जाएगा परसों के दिन। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन सा टर्मिनल कॉमन है, इमीटर। तो यू विल सी, ये जो इमीटर है इट इज डायरेक्टली ज्वाइन टू द कॉमन लाइन,
क्योंकि ये जो नीचे का लाइन है ये कॉमन लाइन है, दिस इज कॉमन लाइन। गुड। इनपुट कहां से देते हो? बेस इमीटर से। तो दिख रहा है आपको यहाँ पे VBE, कितना हमने इनपुट दिया है वो मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर है जिसको VBE बोला है। आउटपुट तुमने कहां से लिया? तो यहाँ पे कितना आउटपुट है वो मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर है VCE। अब मैंने ऐसा बोला कि कितना इनपुट दिया है कितना आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि ये वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल है। आप चाहो तो इनपुट वोल्टेज को वेरी कर लो, आप चाहो तो आउटपुट वोल्टेज को भी वेरी कर लो। तो यू शुड नो, मैंने पहले भी आपको बताया, पोटेंशियोमीटर जब हम सीख रहे थे तब मैंने आपको बताया था, जहां जहां पे वोल्टेजेस वेरिएबल हो वहां वहां पे रेजिस्टेंस के ऊपर एक एरो हेड दिखाते हो जिसको हम रियोस्टैट बोलते हैं। तो जैसे ही तुमने वो पॉइंटर को शिफ्ट किया तो वोल्टेजेस की वैल्यू चेंज होती है। और मैंने आपको अभी सुबह सुबह बताया, जस्ट नाउ फ्यू मिनट्स बैक, इनपुट पे जो भी वोल्टेज होगा उसका जनरल नोटेशन क्या है? VBB। और आउटपुट पे तो डू यू सी VBB एंड VCC, ये जनरल नोटेशन होते हैं। देन हम इनपुट और आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रियोस्टैट लगाया है। तो रियोस्टैट, तुम जैसे ही पॉइंटर को, रियोस्टैट एक स्लाइडर होता है, जैसे तुम स्लाइडर को स्लाइड करते हो रेजिस्टेंस चेंज होगा। रियोस्टैट इज अ वेरिएबल रजिस्टर। जैसे ही तुमने स्लाइडर को स्लाइड किया रेजिस्टेंस चेंज हुआ, रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो वोल्टेज चेंज हो गया, क्योंकि यू नो V इक्वल टू IR। सिमिलरली आउटपुट पे भी एक रियोस्टैट है। इसका मतलब तुम समझ लो कि हमको यहाँ पे दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स? ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज। तो हम करने क्या वाले हैं, हम पहले आउटपुट को एक फिक्स्ड वैल्यू पर रखने वाले हैं, आउटपुट को। और आउटपुट रिवर्स बायस है कि फॉरवर्ड बायस है? रिवर्स बायस है। तो हम आउटपुट को एक फिक्स्ड वोल्टेज पे रखने वाले हैं, रिवर्स वोल्टेज पे। और हम इनपुट पे वोल्टेज चेंज करेंगे इन स्टेप्स, इन स्मॉल स्टेप्स, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। और हम करंट मेजर करेंगे इनपुट का। रिमेंबर, आइडिया इज दिस। आउटपुट को तो फिक्स कर दो। आउटपुट को फिक्स करना मतलब इन टर्म्स ऑफ बैंड डायग्राम, अगर तुम बोल रहे हो बेस कलेक्टर के बैंड डायग्राम को डिस्टर्ब नहीं करना, डू नॉट डिस्टर्ब है, राइट। फिर तुम वेरी किसको करोगे? इनपुट। इनपुट पे क्या वेरी करोगे? वोल्टेज। मतलब क्या चेंज करोगे? VBE। कैसा चेंज करोगे? इन स्टेप्स, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। और जैसे वोल्टेज चेंज आप करोगे, मैं और छोटा स्टेप ले लेता हूँ, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 वोल्ट। रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, ऐसा सिचुएशन था नो बायस में। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और 0.7 लार्ज करंट, बराबर। बैरियर पोटेंशियल ओवरकम हो गया, लार्ज करंट मिलेगा। और तुम बढ़ाओगे, है ना? तो आप किसको चेंज कर रहे हो? सिर्फ इनपुट एंड को चेंज कर रहे हो, आउटपुट तुमने फिक्स करके रखा है। तो जैसे तुम इनपुट वोल्टेज चेंज करोगे तो इनपुट करंट भी चेंज होगा। इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोलते हैं इसको? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आई विल राइट डाउन। इनपुट कैरेक्टर, आउटपुट पे हम लोग कल देखेंगे, आज हम लोग इनपुट तक ही करने वाले हैं। तो वी विल जस्ट स्टडी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हियर। वी विल जस्ट स्टडी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, तो जब आप बोल रहे हो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में यू शुड नो, एक होता है एक्सिस वोल्टेज का, एक होता है एक्सिस करंट का। तो ये वोल्टेज एक्सिस आ गया और यहाँ पे ये करंट एक्सिस आ गया। अब 0.6 0.7 वोल्ट तक, मतलब बैरियर पोटेंशियल ओवरकम होने तक, यू विल नॉट गेट लार्ज करंट, यू गेट वेरी स्मॉल बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। और रिमेंबर, हमने यहाँ पे आउटपुट को कांस्टेंट करके रखा है। मान लो पहले मैंने आउटपुट पे, आउटपुट कहां से ले रहे हो? एमीटर कलेक्टर। कौन सा मोड है ये? कॉमन एमीटर मोड है। आउटपुट कहां से ले रहे हो? कलेक्टर एमीटर से। तो पहले आपने इसकी वैल्यू सपोज 10 वोल्ट करके रखी थी,
तो आउटपुट पे तुमने फिक्स करके रखा 10 वोल्ट। तो जैसे बैरियर पोटेंशियल ओवरकम हुआ, यू गेट अ लार्ज करंट। फिर आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना कि मुझे आउटपुट पे 20 वोल्ट ही चाहिए। डिपेंड करता है कि तुमको यूज कहाँ करना है। मान लो 10 वोल्ट चाहिए था, तुमने 10 वोल्ट फिक्स कर दिया। मान लो 20 वोल्ट चाहिए, तुम क्या करोगे? 20 वोल्ट करोगे आउटपुट पे, 30 तो 30 करोगे, 40 तो 40 करोगे। तो व्हाट डू वी नोटिस, आउटपुट पे तुम 10 वोल्ट लो, 20 वोल्ट लो, 30 वोल्ट लो, 40 वोल्ट लो, जितना लेना है बोलो। लेकिन जब आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हो, बाय द वे इनपुट पे वोल्टेज कौन सा था? बेस इमीटर। और करंट कौन सा था? बेस करंट। कौन सा करंट? बेस करंट। कौन सा करंट? बेस करंट। क्योंकि हम कौन से मोड, कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है? कॉमन एमीटर में। तो जैसे ही आपने आउटपुट का वोल्टेज और बढ़ा दिया, तो व्हाट डू यू सी कि ग्राफ सेम है, सिर्फ थोड़ा सा शिफ्टेड है। तो ये आ गया VCE फॉर 20 वोल्ट। अगर आपको सपोज 5 वोल्ट चाहिए तो ठीक है, फिर यू गेट दिस वन। मान लो अगर आपको आउटपुट पे 30 वोल्ट चाहिए तो यू गेट समथिंग लाइक दिस। तो दिस आर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अब ऐसा है कि नॉर्मली जब आप ओहम्स लॉ सीखते हो ना, ओहम्स लॉ V इक्वल टू IR, बराबर। नॉर्मल कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं। V इक्वल टू IR, यहाँ पे I है, यहाँ पे V है। उस केस में जो नेचर ऑफ ग्राफ होता है वो लीनियर होता है। इसको हम लोग दो नाम देते हैं, लीनियर डिवाइसेस या फिर ओहमिक डिवाइसेस। द डिवाइसेस व्हिच फॉलो ओहम्स लॉ दे आर कॉल्ड एज ओहमिक डिवाइसेस और लीनियर डिवाइसेस। तो आपको ऐसा नेचर मिलता है, स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। अब आपको ये भी बताना चाहिए y इक्वल टू mx, सही है। y पे क्या है? I, x पे क्या है? v। तो स्लोप, अगर आप स्लोप फाइंड करते हो, स्लोप स्लोप पता होना चाहिए ना, dy बाय dx। dy बाय dx मतलब y बाय x। y कौन है? I, x कौन है? v। व्हाट इज v इक्वल टू आई आर। तो व्हाट इज I बाय v? 1 बाय r। तो I बाय v मतलब क्या है? 1 बाय r। तो स्लोप आएगा 1 बाय r। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? श्योर श्योर श्योर? 100%? नो कंफ्यूजन? क्योंकि कंफ्यूजन हो तो समझ में नहीं आएगा भाई। पक्का पक्का? तो I अगर y एक्सिस पे है, v अगर x एक्सिस पे है, तो स्लोप क्या है? 1 बाय r है। और ये स्ट्रेट लाइन आने का मतलब ये ओहमिक डिवाइस है, ये लीनियर डिवाइस है। बट एक प्रॉब्लम ये ऐसा है कि यहाँ पे जो स्लोप होता है ना वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि एंगल फिक्स्ड है। आपको पता होना चाहिए कि जब एंगल फिक्स हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो स्लोप कांस्टेंट होता है। अगर एंगल 0 हो तो tan 0, 45 हो तो 1, 90 हो तो इन्फिनिटी स्लोप। तो जब स्ट्रेट लाइन आए तो उसका मतलब क्या? कांस्टेंट स्लोप, बराबर। स्लोप क्या था? रेजिस्टेंस, 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो स्ट्रेट लाइन अगर आए तो रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, नहीं है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? डायनामिक मतलब चेंजिंग। और इनपुट पे है कि आउटपुट पे है? इनपुट पे है, क्योंकि तुम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे हो। तो इसको बोलोगे डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको? डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस। तो जो डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस है वो हम लोग मेजर करते हैं बाय दिस RI इक्वल टू डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IV। क्योंकि रेजिस्टेंस तो फिर आपको पता ही है क्या होता है, वो V अपॉन I। तो डेल्टा VBE क्यों लिखा? इनपुट वोल्टेज क्या था? इनपुट करंट क्या था? IV, तो बराबर है। डेल्टा क्यों लिखा मैं बताता हूँ, लेकिन VC क्या था? कांस्टेंट था, तो बराबर। अब डेल्टा क्यों लिखा? डेल्टा इसके लिए लिखा क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, मतलब रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है नहीं। तो रेजिस्टेंस मतलब स्लोप, और स्लोप चेंज होगा रीजन टू रीजन। सपोज मैं यहाँ पे एक छोटा सा वोल्टेज का रेंज लेता हूँ, इसको बोलता हूँ डेल्टा VBE, क्योंकि वोल्टेज का रेंज क्या है? छोटा। तो इस छोटे वोल्टेज के रेंज के लिए मुझे करंट का रेंज भी क्या मिलेगा? स्मॉल। मैं इस छोटे रेंज को वोल्टेज के डेल्टा V को, लेकिन डेल्टा V कौन सा? BE को डेल्टा IB से डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे इस रीजन में मिल गया रेजिस्टेंस। सिमिलरली आगे कहीं मैं देखता हूँ, हायर वोल्टेजेस पे देखता हूँ,
तो हायर वोल्टेजेस पे अगर मैं सेम डेल्टा वी लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो ये जो डेल्टा वी है ना, इमेजिन ये जो डेल्टा वी है, इमेजिन ये डेल्टा वी है आपका 1 वोल्ट, कितना 1 वोल्ट। तो यहाँ पे भी 1 वोल्ट लिया था, यहाँ पे भी 1 वोल्ट लिया है। यहाँ पे 1 वोल्ट के लिए करंट का चेंज छोटा है, स्मॉल चेंज है। यहाँ पे सेम 1 वोल्ट के लिए अगर आप नोटिस कर रहे हो तो करंट का चेंज ज्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस दोनों में जगह पे सेम नहीं है। इसके लिए इसको क्या बोलते हो, डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस। तो यहाँ तक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, कल हम देखेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लॉजिक गेट्स।